गुड मॉर्निंग टू ऑल। सबसे पहले सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने क्लास 10th को पास कर लिया है और आप क्लास 11th में आ चुके हो। ठीक है। और सबको ये भी पता होगा कि हमारा जो क्लास 11th है ये दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है, दो सेमेस्टर में डिवाइड हो चुका है। तो फर्स्ट सेमेस्टर है वो एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है। हमारे पास 3 प्रोज, 3 पोएम, 3 प्ले और उसमें कुछ ग्रामर भी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, जो आई थिंक आपका एग्जाम 5 मंथ के बाद होने वाला है, अक्टूबर के आसपास होना चाहिए। और जो सेकेंड सेमेस्टर होने वाला है इसमें हम लोग को करना होगा लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चन इंक्लूडिंग टेक्सचुअल ग्रामर भी। ठीक है। और इसमें आंसर भी रहेगा, तो हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है और बहुत ही स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा हम लोगों को। तो आज जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, नाम है उसका एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। ठीक है। ये कहानी है आर के नारायण की। आपने क्लास 10 में भी पढ़ा होगा, फादर सेल्फ आर के नारायण का ही फर्स्ट चैप्टर था। तो हम लोग क्लास 11 को भी फर्स्ट चैप्टर उनका ही स्टार्ट करने वाले हैं। नाम हम लोग अभी हमने क्या देखा, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। ठीक है। तो हम लोग पहले इसका इंट्रो जानते हैं, कौन है क्या थे ये। तो सबसे पहले हम जानते हैं उनके बारे में, मतलब आर के नारायण के बारे में। ठीक है। हम देखेंगे यहाँ पे कि उनका जो पूरा नाम था वो हमको समझ में आ रहा है, रसीपुरम रसीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी, ये एन होना चाहिए। ठीक है। बात देख लोगे आप इसको कि नारायण स्वामी होगा। ठीक है। ठीक है। थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे। इनका जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 10th ऑफ अक्टूबर 1906 में, और इनकी मृत्यु हुई थी, इनका जो डेथ हुआ था वो हुआ था 13 मई 2001। तो आई थिंक इसको कोई जरूरत नहीं याद करने का, बस ये इंट्रो है, इसमें बस बताना तुम्हें पड़ रहा है। इनके कुछ महान बहुत ही अच्छे अच्छे कलाकारियां हैं। जैसे पहला है मालगुडी डेज, जो आपने क्लास 10 में पढ़ाई होगा, वहां से एक चैप्टर फर्स्ट चैप्टर था। उसके बाद हमने देखा है स्वामी एंड फ्रेंड्स, इसका एक शो भी आया करता था दूरदर्शन पे। ठीक है। और एक और कहानी, इसका नाम है द गाइड, इसके ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है। ठीक। ध्यान देना कि आप लोग जो सुनते हुए आए हो मालगुडी डेज या है क्या, तो जो मालगुडी डेज है ये क्या, एक फिक्शनल टाउन है, एक काल्पनिक शहर है। कहाँ का? साउथ इंडिया का, दक्षिणी भारत का। ठीक है। ये एक आर के नारायण के द्वारा गढ़ा हुआ एक शहर है, जिस जो एक एक्चुअली वास्तव में शहर नहीं है, ये एक काल्पनिक शहर है। ठीक है। उसी शहर में स्वामी का नाम एक हम लोग देखे हुए थे कि एक लड़का था जो अपने फ्रेंड के साथ, अपने दोस्तों से वहां पे खेला करता था, अपने स्कूल जाया करता था। तो हमने ये देखा यहाँ पे कि जो मालगुडी है वो आखिरकार है क्या। तो ये फिक्शनल टाउन है, एक काल्पनिक शहर है, जो कहाँ पड़ता है, साउथ इंडिया में पड़ता था, कि उनका जन्म भी तो वही हुआ था ना। तो उन्होंने क्या किया था, एक अपने शहर को गढ़ा था। ठीक है। और हमने ये भी सीखा हुआ है कि जो हम लोग आज चैप्टर पढ़ने वाले हैं एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, ये मालगुडी डे से ही उठाया गया होगा। ठीक है। तो याद रखना एक बात और, कि ये मालगुडी डेज के फर्स्ट चैप्टर से लिया गया है। ये मालगुडी डेज के फर्स्ट चैप्टर से लिया गया है। ठीक है। अच्छा, आगे थोड़ा बढ़ते हैं। जो नारायण स्वामी है, जो अभी हमने ठीक किया अपने नाम में, ये क्या है एक्चुअली, तो ये उनका पेट्रोनिमिक। अब पेट्रोनिमिक क्या होता है, उनके पिता के द्वारा दिया गया नाम। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने नाम के बीच में अपने पापा का नाम, मम्मी का नाम डालते हैं, तो उनके नाम के भी अंत में उनके पापा का नाम दिया गया था। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। ही रिजेंबल्ड, इसका मतलब होता है एक जैसा दिखना। तो ही रिजेंबल्ड विलियम फॉकनर, ये उनके जैसा ही लिखा करते थे। यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल किया गया रिजेंबल्ड, मतलब तो होता है एक जैसा दिखना, लेकिन यहाँ पे सेंस क्या मिलेगा, तो उनके जैसे ही लिखा करते थे। आपने क्लास 10th में इनका पढ़ा होगा फ्रेजल वर्ब, है ना। हमने ये भी पता है कि इसका कुछ हम ग्रामर भी देखने वाले हैं। हमें बताया गया कि यहाँ पे हमें वॉइस बताया जाएगा, नरेशन सीखना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है। उसके बाद फ्रेजल वर्ब है, उसके बाद हमें बताया जाएगा टेंस सीखना पड़ेगा थोड़ा सा हम लोगों को। आफ्टर दैट ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास। तो ये सभी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा क्लास 11 के ग्रामर के लिए। तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमें फुल मार्क्स हमें गेन करना है, 40 में 40 मुझे गेन करना ही करना है। ठीक है। तो हम जो चैप्टर पढ़ेंगे आगे,
फोकस हमें ये रखना है कि हम लोग का जो एमसीक्यू बनता है, ठीक है, इस पे ध्यान देना पड़ेगा कि शॉर्ट क्वेश्चंस कहाँ से बन रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो हमें चैप्टर को पढ़ना तो है, हमें जो हिंदी मतलब वो तो समझना ही है, बट उसका जो एमसीक्यू क्या क्या बन सकता है वो भी ध्यान देंगे। साथ ही साथ जो उसका टेक्सचुअल ग्रामर बनेगा, जो उसका टेक्स्ट बेस्ड जो ग्रामर बनने वाला है, हम लोग उस पर भी थोड़ा फोकस करेंगे कि कहाँ पे वॉइस इस्तेमाल किया गया है, कहाँ पे टेंस का इस्तेमाल किया गया है, कहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया गया है, कहाँ पे ज्वाइनिंग है, ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तुम लोग क्लास 11 में आ चुके हो, माइंड थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, बढ़ रहा है। तो अब हमें ये सिर्फ हिंदी मतलब नहीं समझना है, ठीक है। हमें हिंदी मतलब के साथ साथ हमें जो टेक्सचुअल ग्रामर जो बेस्ड है, जो उसका एक्सपेक्ट है, हमें वो भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। आई होप क्लियर होना चाहिए तुम लोग को। तो समझोगे यहाँ पे कि इनका जो लिखावट है वो किस तरह दिखाई देता है, वो विलियम फॉक्नर की तरह दिखाई देता है। तुम लोग को अगर याद है रिजेंबल का फ्रेजल वर्ब, तुम मुझे कमेंट करना अपने यूट्यूब पे। आई होप तुमको सही कमेंट करना चाहिए तुम लोग को, ठीक है। आगे थोड़ा बढ़ते हैं। हिज ग्रैंडमदर, जो उनकी दादी थी, गेव हिम द निकनेम, उन्होंने एक निकनेम दिया था उनको। नाम क्या था उनका? कुंजप्पा। कुंजप्पा क्या है? तो उनका ये निकनेम है। किनका निकनेम है? आर के नारायण का, ठीक है। आगे समझोगे। शी टॉट हिम अरिथमेटिक, या इसको अरिथमेटिक भी कहा जाता है। वो उनको क्या पढ़ाया करती थी? हमने ये देखा क्लास 10 में भी कि उनको अंकगणित पढ़ाया करती थी, ठीक है। तुम्हें पता ही होगा, जैसे हमारे मैथ्स में होता है बीजगणित, जिसको हम लोग अलजेब्रा बोलते हैं, क्षेत्रीय मिति जिसको हम लोग मेंसुरेशन कहा जाता है, त्रिकोण मिति जिसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है ना, जियोमेट्री भी होता है। तो सभी के अलग अलग नाम है। वैसे हम लोग ने देखा कि जो अरिथमेटिक है, जो अर्थमेटिक है, उसको हम लोग बोलते हैं अंकगणित। जिसको वो किसने सिखाया उनको? उनकी जो दादी थी उनको उसने सिखाया। आगे भी है माइथोलॉजी। माइथोलॉजी क्या होता है? जैसे सब हम लोग देख रहे थे कि जो उनकी दादी माँ थी उन्होंने क्या किया था, अरिथमेटिक पढ़ाया हुआ था, अंकगणित पढ़ाया हुआ था, ठीक है। जो माइथोलॉजी होता है, माइथोलॉजी होता क्या है? जो हम लोग पढ़ते हैं ना, रामायण महाभारत, है ना, ये सब सभी आते हैं ये माइथोलॉजी के अंदर, ठीक है। जिसका एक्चुअली सबूत तो नहीं है, हिस्टोरिकल मतलब आपका जैसे होता है ना गुफा वगैरह में, तो उसमें कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन हाँ इसको हम लोग सच मान सकते हैं। तो उन्होंने उनको कहानी सुनाई थी। हम लोग सभी की दादी जो होती है हमारी, सभी ने कहानी सुनाई जाती है हम लोग बचपन में। वैसे ही जो उनके बचपन में माइथोलॉजी मतलब उनकी जो कहानियां दादी माँ के द्वारा सुनाया गया, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या सिखाया उन्होंने। क्लासिकल इंडियन म्यूजिक, जो म्यूजिक होता है, जो गीत जो होता है, उनके द्वारा ही सिखाया गया था उनको, ठीक है। एंड संस्कृत भी उनको उनके द्वारा ही सिखाया गया था। अब समझोगे, अकॉर्डिंग टू लक्ष्मण। लक्ष्मण कौन है? तो ये उनके भाई, ठीक है। कुल मिला के 8 सिबलिंग्स थे। सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई और बहन, ठीक है। तो उनके 8 भाई बहनों में से उनका एक नाम क्या था? लक्ष्मण था। वो क्या बोल रहे देखो, द फैमिली मोस्टली कन्वर्स इन इंग्लिश। उनके जो परिवार हुआ होते थे वो अधिकतर इंग्लिश में ही बात किया करते थे, ठीक है। एंड ग्रामेटिकल एरर्स ऑन द पार्ट ऑफ नारायण एंड हिज सिबलिंग्स वर नॉट अप। अच्छा, कि बचपन में जो हमारे आर के नारायण हैं, इनकी इनकी अंग्रेजी काफी वीक थी, और वो अपने घर में डांट भी सुना करते थे अपने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के कारण, अपने ग्रामेटिकल एरर के कारण। सोचो, जो बंदा अपने बचपन में इंग्लिश के लिए या अंग्रेजी के लिए मार खाया करता था, डांट सुना करता था, उसी का आज हमको कहानी पढ़ने को मिल रहा है। तो ये कितनी बड़ी गर्व की बात है ना। जो बंदा इंग्लिश बोल ठीक से नहीं पाता था, या जो बंदा अपना ग्रामेटिकल एरर हमेशा किया करता था, उन्हीं व्यक्ति का आज हम लोग को चैप्टर पढ़ने को मिल रहा है, ठीक है। आगे जानते हैं थोड़ा सा। ये थे हमारे आर का नारायण। अब हम लोग थोड़ा सा चैप्टर पे आते हैं, ठीक है। तो हम लोग का चैप्टर का नाम ये क्या है? एन एस्ट्रोलॉजर्स डे बाय आर के नारायण, ठीक है। कुछ यहाँ पे पिक्चर्स भी बने हुए हैं, आप चाहे तो देख सकते हो, यहाँ पे तो दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये कुछ पिक्चर्स भी है, ठीक है। इससे जानने की जरूरत तो है नहीं। तो चैप्टर पे आते हैं। कहाँ गया? तो हमने क्या देखा कि हमारा जो चैप्टर है, नाम है उनका एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, एक ज्योतिषी का दिन। एक ज्योतिषी, मतलब
दिन को कैसे शुरू करता है, कैसे वो अपने दिन को व्यतीत करता है, इसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, जो चैप्टर है हमारा एस्ट्रोलॉजर्स डे, इसमें 3 मुख्य पात्र हैं। कौन कौन सा? जो पहला पात्र है वो एस्ट्रोलॉजर खुद है, ज्योतिषी खुद है। जो सेकंड पात्र है उसका नाम है गुरु नायक। गुरु नायक कौन है? एक सेकेंड। तो जो सेकंड पात्र है उसका नाम क्या है? उसका नाम है गुरु नायक। ये सेकंड मुख्य पात्र है। और जो थर्ड मुख्य पात्र है वो है इस एस्ट्रोलॉजर की वाइफ। ठीक, देखो यहाँ पे एक पिक्चर भी बना हुआ है, सभी ने कोई ना कोई देखा ही होगा। ठीक है, सभी ने अपना हाथ दिखाया होगा, अपना भाग्य चेक करवाया होगा, अपना भाग्य दिखलवाया होगा। तो सभी ने कोई ना कोई अंगूठी भी पहनते हैं, है कि नहीं? तो तुमने कहीं ना कहीं देखा ही होगा इन चीजों को, और जाना भी होगा, समझा भी होगा। ठीक है, लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने वाले जिस एस्ट्रोलॉजर के बारे में, जिस ज्योतिषी के बारे में, शायद तुम्हारा पाला इससे कभी नहीं पढ़ा हो, और शायद पढ़े भी ना आगे। तो इतना इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत मजा आने वाला हम लोग को। तो बस ध्यान से समझोगे, बस ध्यान से देखोगे, और जहां जहां बोला जाए तो वहां पे तुम मार्क करते रहोगे अपने पीडीएफ में या अपने बुक। ठीक है, समझोगे बस। चलो, तो कहा गया है पंक्चुअली। पंक्चुअली का मतलब होता है नियमित समय पर। पंक्चुअली एट मिड डे, हर दिन की तरह, दिन के 12 बजे या मिड डे बोल सकते हो, 11-12 बजे के आसपास में, हर दिन की तरह सुबह में ही ओपन हिज बैग। यहाँ पे ही मतलब कौन? तो ये मतलब यहाँ पे जो एस्ट्रोलॉजर है, इसको यहाँ पे ही कहा गया है। तो जो एस्ट्रोलॉजर है वो क्या करता है? ओपन हिज बैग, अपने बैग को खोलता है, एंड स्प्रेड आउट, फैलाता है, निकालता है बोल सकते हो। इसको बोलेंगे हम लोग ब्रोकन आउट। ब्रोकन आउट क्या होता है? तो ब्रोकन आउट का मतलब होता है निकालना या फैलाना। ये इसका फ्रेजल वर्ब होता है। ठीक है, याद रखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने क्या किया? अपने बैग को खोला, अपने जंतर पाती को निकाला, और वहां से क्या निकालता है उन्होंने? हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट। इसका मतलब होता है टूल्स। ठीक है, जो औजार है, जो उनका काम करने का जो चीजें हैं, वो क्या करते हैं? अपने बैग से वो निकालना शुरू करते हैं। कब? हर दिन की सुबह, दिन के समय 12 बजे के आसपास वो निकालते हैं। ठीक, विच कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि विच इंक्लूड्स, यहाँ पे लिख सकते हो इंक्लूड्स, क्या लिख सकते हो? कंटेन्स। ठीक है, जिसमें शामिल था, इसमें क्या शामिल था? A dozen काउडी सेल्स, लगभग 1 दर्जन, लगभग तो नहीं बोलोगे, 1 दर्जन काउडी सेल्स। तुमने काउडी देखा ही होगा। काउडी क्या होता है? जो समुद्र से जो सीप होते हैं ना, तो जो पोल होते हैं, उसको यहाँ पे काउडी बोला गया है। ठीक है, तो वो निकालता क्या है अपने बैग से? तो वो अपने बैग से 1 दर्जन काउडी निकालता है, जिसको हम लोग कोड़ी भी बोलते हैं। ठीक है, और स्क्वायर पीस ऑफ क्लोथ। क्लोथ्स नहीं कहा गया है, याद रखना थोड़ा सा एक बात। अगर मैं बात करूं क्लोथ्स की और मैं बात करूं क्लोथ की, दोनों में क्या अंतर है? इसका मतलब होता है सिला हुआ कपड़ा, जो सिल गया हो। ठीक है, और क्लोथ का मतलब होता है जो सिला हुआ ना हो, कपड़े का टुकड़ा बोल सकते हो। ठीक है, तो वो अपने बैग से पहले क्या निकाला? 1 दर्जन काउडी सेल्स निकाला, फिर एक वर्गाकार कपड़े का टुकड़ा निकाला, विथ ऑब्सक्योर। इसका मतलब होता है अस्पष्ट, इंग्लिश में बोलते हैं वेग। देखो, जो यहाँ पे तो मीनिंग लिखवाया जा रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, कभी कभार तुमसे मीनिंग भी पूछ देता है, तो जो मीनिंग बताया जा रहा है तो उसको याद रखोगे। ठीक है, तो बोल क्या रहा है कि वो अपने बैग से और क्या निकालता है? ऑब्सक्योर मिस्टिक चार्ट्स, जो जादुई जो चार्ट्स है, जैसे ये जो हमें दिखाई दे रहा है, ये सिंबल्स है ना, सांकेतिक भाषा में जो लिखा गया है। क्या लिखा है नहीं पता मुझे। ठीक है, ये सिर्फ उसी को पता होता है जिसके पास ये होता है ना। तो वो पहला चीज क्या निकाला अपने बैग से? तो वो जो काउडी सेल्स है वो निकालता है। कितने निकालता है? तो डजन, 1 दर्जन निकालता है। दूसरा, एक वर्गाकार वो कपड़ा निकालता है जिसमें वो बैठ सके, जिसमें वो अपने आप को फैला सके। तो यहाँ पे कपड़ा दिखाई दे रहा होगा, है ना। और अपने साथ में क्या निकालता है? वो जो जादुई चार्ट्स है, जो बिल्कुल वेग है, बिल्कुल अस्पष्ट है, कोई समझ नहीं सकता उसको, वो अपने बैग से वो निकालता है ऑन इट। ठीक है, देखो क्या क्या लिखा आगे, समझोगे।
अ नोटबुक, उसमें से वो क्या निकालता है, एक नोटबुक निकालता है जिसके ऊपर ये चार्ट्स बने हुए हैं। बोलते हैं ना पोथी पत्तर, तो जो पोथी पत्तर वो अपने बैग से निकालता है और बाकी लोगों को दिखाने के लिए। एंड अ बंडल ऑफ पमाइरा राइट, इसका मतलब होता है एक पेड़ का छाल। ठीक है, आई थिंक देखना पड़ेगा यहाँ पे है कि नहीं, जस्ट अ सेकेंड। हमारे यहाँ पे पिक्चर है, देख यहाँ पे तुम लोग देखने को मिल जाएगा। पमारा राइटिंग क्या होता है, एक पाम, एक ट्री, इसको एल प्रोनाउंस नहीं करोगे, ठीक है। ये एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर कुछ अस्पष्ट चीजें लिखी गई है ना, जिसमें कुछ बस कुछ भी लिख दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। और वो अपने बैग से क्या करता है, इन चीजों को निकालता है ताकि लोग को वो दिखा सके, ठीक है। आगे समझोगे। अच्छा, एक खास बात और, अगर तुम इतना सब कुछ पढ़ने लगोगे तो दिक्कत होने वाला है, तो हम लोग बस इसको क्या करेंगे, कहानी की तरह बस समझ लेंगे, ठीक है। कहानी याद रहोगी रहेगा, अपने आप तुमको एमसीक्यू करने में दिक्कत नहीं हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, वो क्या निकाला आपने अपने बैग से, यहाँ से मार्क करोगे तो आपने बुक में कि वो अपने बैग से एक दर्जन निकालता है काउरी सेल्स, एक चौकट्टा या वर्गाकार बोलते हो, अपने पीस ऑफ क्लोथ निकालता है, एक ऑब्सक्योर अस्पष्ट मिस्टिक जादुई चार्ट्स निकालता है, जिसके जो एक नोटबुक के ऊपर लिखा होता है, और एक बंडल पमारा राइटिंग निकालता है। ये तुम्हारे एमसीक्यू में पूछ सकता है, ठीक है। तुमसे पूछेगा कि इनमें से क्या उनके पास नहीं था, तो याद रखना अपने इंसान के लिए, ठीक है। अच्छा, आगे इस फोरहेड जो उसका इसको हिंदी में बोलते हैं ललाट, देखो ये जो दिखाई दे रहा है, ये उसके जो सर वाला जो पोर्शन है ना, इस पे क्या लगा, देखो क्या लिखा हुआ है, वाज रिस्प्लेंडेंट, वो चमक रहा था, वो प्रज्वलित कर रहा था, कैसे, विद सैक्रेड एश, जो इसका मतलब होता है पवित्र, और एश का मतलब तुमने पढ़ा होगा बापू वाले में, रास, राग, ठीक है। तो उसके सर पे जो पवित्र राग होता है वो उसका एक टीका लगा हुआ था। एंड वर्मिलियन, इसका मतलब होता है सिंदूर, इसको बोलते हैं मिनियम, MINIUM, ठीक है। मिनियम मतलब सिंदूर ही होता है। तो उसके माथे पे क्या लगा हुआ है, तिलक लगा हुआ है, जो लाल सिंदूर होता है उसका लगा हुआ है, और क्या लगा हुआ है, जो सेक्रेड एश है, जो पवित्र राग है, उसके सर पे लगा हुआ है। मतलब वो दिखा रहा है कि मैं एक रूप धारण किया हुआ हूँ, एक ज्योतिषी का, एक एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। एंड हिज आईज स्पार्कल्ड, उसकी आंखों में चमक है, विद अ शार्प अबनॉर्मल ग्लीम, जो कि बिल्कुल असामान्य है, ठीक है। वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा है, ऐसा दिखावा कर रहा है कि उसके पास असीम शक्तियां है, बहुत ज्यादा पावर है ना, और वो दिखावा करने की बस कोशिश किया जा रहा है। Which was really an outcome, आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट, जिसका परिणाम क्या निकल रहा है, ऑफ अ कंटिन्यूअल सर्चिंग लुक फॉर द कस्टमर्स, जो वो दिखावा, जो वेशभूषा धारण किया हुआ है, उससे वो हमेशा एक तलाश कर रहा है, किनका, कस्टमर्स का, कि कोई आए और मैं बस उसको उल्लू बना सकूं, है ना। उल्लू ऐसे तो उल्लू बनाया जाता है ना, तो क्या करते हैं, ऐसे बस उल्लू बनते हैं। देखो ऐसी बात नहीं है, कुछ सही वाले भी होते हैं, लेकिन जो अधिकतर होते हैं वो लोगों को बस क्या चाहते हैं, करना, ठगना चाहते हैं अपने वेशभूषा से, अपना रूप से, तो ठगाना नहीं है अपने आप को। तो किसी भी लोगों को देखकर मत जानो कि वो किस तरह का व्यक्ति है ना। लोग दिखावे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, है कि नहीं। जैसे हमारा जो ये बंदा है, जो ये पर्सन है, जो क्या बना हुआ है, एक एस्ट्रोलॉजर बना हुआ है, अपने दिखावे से, अपने वेशभूषा से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। वो देख रहा है कि बस कोई कस्टमर मेरे झांसे में आ जाए, मैं बस उसको ठग दूं, मैं उसको उल्लू बना दूं, है ना। बट लेकिन which his simple clients, लेकिन जो उसके साधारण क्लाइंट्स है, जो उसके साधारण ग्राहक है, took to be a prophetic light and felt comforted, लेकिन जो उसके ग्राहक है उनमें क्या देखते हैं, अपना भविष्य देखते हैं, है ना। वो देखते हैं कि बस मैं यहाँ पे चला जाऊं और वो मेरा बस उद्धार कर दे, मेरे भाग्य के बारे में बता दे, और मैं उस अंगूठी से, उस जो दिया होगा उससे मैं बस अपने भाग्य को बदल सकता हूँ। एंड फेल्ट कंफर्टेड, और वो जाकर वहां पे क्या महसूस करता है, बहुत ही आराम महसूस करता है। उसको लगता है कि मैं यहाँ पे अगर आ गया हूँ तो ये जो बाबा है वो मेरे भाग्य को बदल देंगे, है ना। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है, बट लोग ऐसा मानते हैं।
द पावर ऑफ हिज आईज, जो उनकी आंखों में जो शक्ति दिखाई दे रही है, जो उनकी आंखों में जो चमक दिखाई दे रही है, वाज कंसिडरेबली एनहांस, इसका मतलब होता है इनफ। ठीक है, आई होप याद रहेगा तुम लोग को। जस्ट अ सेकंड। तो उसकी जो आंखों में क्या है, एक अलग तरह का चमक है, जो कंसिडरेबली, वो काफी है, वो इनफ है, एनहांस्ड बाय देयर पोजीशन। अच्छा, तो ये थोड़ा ध्यान देना, जो इनकी आंखें है ना, ये जिस स्थान पे है और जो इनकी माथे पे जो तिलक लगा हुआ, जो टीका लगा हुआ है, ये बहुत ही अलग रूप उसका प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, बोल क्या रहा है यहाँ पे कि जो उनका पोजीशन है, जो उनके आंखों जो पोजीशन है, ये दिखाई दे रहा है बहुत ही एनहांस्ड, बहुत ही आकर्षित दिखाई दे रहा है। और जो उनका लाल आंख पड़ा हुआ है, जो उनके माथे पे जो टीका लगा हुआ है, जो एक राख लगा हुआ है, ये बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, बहुत ही लोगों को आकर्षित करने के लिए काफी है। एज दे वर बिटवीन द पेंटेड फोरहेड, उनके आंख का स्थान कहाँ पे है, उस पेंटेड, उस रंगा हुआ फोरहेड के नीचे, और जो रूप धारण किया हुआ है उसने। एंड द डार्क विस्कर्स, विस्कर्स का मतलब होता है मूंछ। ठीक है, जो उसके काले काले मूंछ है, यहाँ पे तो व्हाइट किया हुआ है, काले समझना तुम वहां पे। ठीक है, जो उनके काले काले मूंछ है, विच स्ट्रीम, जो फैला हुआ है कहाँ तक, डाउन हिज चीक्स, जो उनके पूरा गाल तक, पूरा गालों पे पूरा फैला हुआ है, और वो रूप जो दिखाई दे रहा है तो बहुत ही आकर्षित दिखाई दे रहा है। कहाँ गया? ठीक है, तो उनके जो मूछें हैं वो कहाँ तक दिखाई दे रही है, उनके जो गाल है वहां तक पूरा आके फैले हुए हैं। इवन यहाँ तक कि a half width's eyes, देखो बुद्धि तो कम है उनके पास, तो कंफर्म है, अगर बुद्धि होता तो उनको यहाँ बैठना नहीं पड़ता, जहाँ पे वो रास्ते पे बैठे हुए हैं उनको वहां बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बोला गया है कि a half width's eyes, कम बुद्धि का जो आंखें हैं, would sparkle, वो चमक रहा है। ठीक है, इन सच अ सेटिंग, सेटिंग का मतलब होता है दृश्य। ठीक है, जो उसने दृश्य बनाया हुआ है अपने वेशभूषा का, माथे पे टीका लगाया हुआ है, लाल लाल है पूरा, मूछें बड़ी बड़ी की हुई है, जो जो उसने दृश्य बनाया है वो कम बुद्धि का तो है, लेकिन इस दृश्य के कारण वो अपना बुद्धि और बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, या दिखाने की कोशिश को कर रहा है। टू क्राउन द इफेक्ट, इस प्रभाव को और दिखाने के लिए, बढ़ाने के लिए, क्राउन का मतलब ऐसे मुकुट होता है, यहाँ पे क्या मतलब हो रहा है कि इस इफेक्ट को, इस प्रभाव को और ज्यादा दिखाने के लिए ही वुंड, उसने बांधा हुआ है, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसने क्या बांधा हुआ है, सैफरन कलर टर्बन, एक पगड़ी बांधी हुई है जो किस कलर का है, जो सैफरन का मतलब होता है येलो और ऑरेंज मिक्स हो, है ना, उसने वो पगड़ी पहना हुआ है, कहाँ पे, अराउंड हिज हेड, अपने सर के चारों तरफ। दिस कलर स्कीम, जो उसने कलर चूज किया है, पहले राख जो ग्रे कलर का होता है, जो लाल जो टीका है वो उसने धारण किया हुआ है, जो बड़ी बड़ी मूछी है, मूछे हैं, जो पगड़ी पहना हुआ है, ये बहुत ही अच्छा कलर कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है ना। हम लोग जब शॉपिंग करने जाते हैं तो कलर कॉम्बिनेशन चूज करते हैं, हमारे घरों का कलर ये होना चाहिए, हमारे कपड़ों का कलर ये होना चाहिए। तो जो उसने वेश बनाया हुआ है वो कैसा दिखाई दे रहा है, बहुत ही आकर्षित दिखाई दे रहा है, लोगों को आकर्षित करने के लिए वो काफी है। ठीक है, नेवर फेल्ड, देखो लिखा है ना, दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड, जो उसने कलर चूज किया है कभी फेल हो ही नहीं सकता। तो ध्यान ये भी देना कि जो हमारा लाइन दिया वो किस टेंस में दिखाई दे रहा है, हमें पता है कि कोई हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया गया यहाँ पे, है ना, यहाँ पे एक सब्जेक्ट है कलर स्कीम, और यहाँ पे वर्ब के सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। V2 कहाँ पे होता है, तो V2 होता है पास्ट इंडेफिनिट में, सिंपल पास्ट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पीपल वर अट्रैक्टेड, जो लोग है ना ये देखकर काफी आकर्षित होते हैं, हिम एज, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जो मधुमक्खियां, जो बीज है वो अट्रैक्ट होती है कॉस्मोस को देख के। कॉस्मोस का मतलब होता है फ्लावर्स, फूल, या डहलिया स्टॉक्स। मतलब क्या निकल रहा है,
कि जिस तरीके से एक मधुमक्खी फूलों को देखकर आकर्षित होती है, उसी प्रकार से लोग उसके पहनावे को, उसके वेशभूषा को देखकर आकर्षित होते हैं वहां पे। ठीक है, अब देखो थोड़ा समझोगे ध्यान से कि sit under the boughs of a spreading tamarind tree, वो बैठा हुआ है। वो कहाँ बैठा हुआ है? टैमरिंड का मतलब होता है इमली का पेड़। ठीक है, तो वो अपने बुढ़िया बिस्तर को कहाँ बिछाया हुआ है? एक इमली के पेड़ के नीचे बिछाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मार्क करोगे, इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, तो वो कहाँ बैठा हुआ है? उस इमली के पेड़ के शाखाओं के नीचे बैठा हुआ है। ठीक है, विच फ्लैंक, जिसके बगल से क्या हो रही है? फ्लैंक का मतलब होता है बगल में, जिसके बगल से क्या हो रहा है? अब पाथ, एक रास्ता गया हुआ है, रनिंग थ्रू द टाउन हॉल पार्क। समझोगे ध्यान से। सपोज मैंने यहाँ पे एक चीज बनाया, एक यहाँ पे पेड़ है, ठीक है, और ठीक इसके बगल से एक रास्ता गया हुआ है जो कहां तक जा रहा है? एक टाउन हॉल तक जा रहा। ये क्या है? तो ये है टाउन हॉल पार्क। ठीक है, याद रहेगा। हमने क्या देखा कि एक टैमरिंड का ट्री है, एक पेड़ है, इसके नीचे वो अपने पूरा बूढ़े बिस्तर को बिछा के बैठा हुआ है, और ठीक इसके बगल से एक रास्ता गया हुआ है जो कहां तक जा रहा है? जो जा रहा है टाउन हॉल पार्क। इसको भी मार्क करोगे, इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, अब बहुत देखो ध्यान से। इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस, ये काफी उल्लेखनीय जगह है, मतलब काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है ना। देखो जो लोग ऐसा बेचते हैं, कुछ भी जो लोग ऐसा ज्योतिषी वगैरह होते हैं, वही बैठते हैं जहाँ पे भीड़ भाड़ ज्यादा हो, है ना। तो जो ये इलाका है वो कैसा है? बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, बहुत ही रिमार्केबल प्लेस है, बहुत ही उल्लेखनीय प्लेस है इन मेनी वेज, अनेक तरह से। कैसे? समझोगे ध्यान से। अ सर्चिंग क्राउड, एक शोरगुल करता हुआ जो भीड़ है, जो शोर मचाता हुआ जो भीड़ है, was always moving up and down, वो हमेशा वहां से आना जाना करता है। तो यहाँ पे एक लाइन है ना, अप एंड डाउन। अप एंड डाउन मतलब ऊपर और नीचे नहीं, अप एंड डाउन का मतलब होता है आना और जाना किया करता है हमेशा। कौन किया करता है? वो सर्चिंग क्राउड, शोरगुल करता हुआ भीड़। कब? देखो, दिस नैरो रोड, बहुत संकीर्ण, बहुत ही पतला रोड गया हुआ है, और उसी रोड के बगल में वो बैठा हुआ है ना। तो उस पतले रोड से हर दिन मॉर्निंग से लेकर रात तक लोग वहां पे आना जाना किया करते हैं। ठीक है, और वैरायटी ऑफ ट्रेड्स, अनेक प्रकार की खरीद बिक्री वहां पे चलती रहती है दिन से लेकर रात तक। एंड ऑक्यूपेशंस वाज रिप्रेजेंटेड ऑल अलोंग इट्स वे, मतलब जो पेशेवर लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वो भी हर बार वहां से आना जाना किया करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है मेडिसिन सेलर, जो दवाई विक्रेता है, वहां पे वो अपने दवाई को बेचा करते हैं। सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक, जो कबाड़ बेचते, कबाड़ नहीं बोलोगे, जो भंगार बेचते हैं, ठीक है। हार्डवेयर एंड जंक, जंक का मतलब होता है कबाड़, जो बेचता है लोहा टीना टीना जो बेचते हैं, ऐसा बोलते हैं ना, ये लोहा टीना सब कुछ बोलते होंगे। तो वो उस चीज को बेचा करते हैं। वो लोग सिंपल सा कि एक चोर बाजार है वहां, ठीक है, और उस चोर बाजार में लोग अपने जो खरीद बिक्री है वो वहां पे किया करते हैं, लोग फिर इकट्ठा वहां पे किया करते हैं। साथ में मैजिशियंस भी है वहां पे, कुछ जो जादू दिखाने वाले होते हैं ना, करतब जो रोड पे दिखाते हैं, वो भी वहां पे मौजूद था कि वो वहां पे भीड़ इकट्ठा है, वहां पे जाए और वहां पे अपने काम को करे। एंड अबव ऑल, इन सभी के ऊपर एन ऑक्शनियर, अब ये क्या होता है? इसको बोलते हैं नीलामी करने वाला, ठीक है, जो करते हैं ना नीलामी, ये वहां पे मौजूद है, जो क्या कर रहे होते हैं? ऑफ चीप क्लोथ, जो सस्ते जो कपड़े होते हैं उनका वो नीलामी किया करते हैं। ये कैसे करते हैं? सपोज मुझे कुछ खरीदना है, अब मान लो किसी ने भाव लगाया 10 रुपए का, मैंने भाव लगाया 15 का, अब कोई और आया आके बोलता है कि मुझे 20 रुपए में चाहिए। अब कोई और अगर 20 रुपए से आगे नहीं बढ़ता, वो क्या बोलेगा? वैसे बोलेगा 20 रुपए एक, 20 रुपए दो, 20 रुपए तीन, और ये सामान तुम्हारा। ठीक है, इस तरह से एक ऑक्शन होता है, नीलामी होती है।
इसका वो करता है, ये वो सस्ते जो कपड़े होते हैं उसको वो बेचता है, ठीक है। वो क्रिएटेड, जिसने क्रिएट किया है, क्या क्रिएट किया है, इनफ ट्रेडिंग ऑल डे, जिसने काफी वहां पे शोर इकट्ठा किया हुआ है। मतलब इन लोगों के वजह से वहां पे काफी मात्रा में शोर दिखाई दे रहा है लोगों को, और जो भीड़ है इससे उसको और फायदा पहुंच रहा है। आगे समझोगे? अच्छा, आगे लिखा हुआ है टू अट्रैक्ट द होल टाउन, जो भीड़ भाड़ जो इलाका है वहां पे वो हर समय लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। नेक्स्ट टू हिम, ठीक उसके बगल में, इन वेसिफरसनेस का मतलब होता है वही शोरगुल ही होता है, उस शोरगुल में केम अ वेंडर, एक विक्रेता आता है, क्या बेचने के लिए, ऑफ फ्राइड ग्राउंड नट, इसका मतलब होता है बादाम। तुमने देखा ही होगा कच्चा बादाम, है ना, तुमने रील भी बनाया होगा उसके ऊपर काफी ज्यादा, कच्चा बादाम, ठीक है। लेकिन ये है भुजा हुआ बादाम, उसको बोलते हैं भाजा बादाम, ठीक है। तो ठीक उसके बगल में एक भाजा बादाम बेचने वाला एक व्यक्ति होता है, ठीक है, जो उसके बगल में ही वो उस बादाम को बेच रहा होता है। Who gave his बेयर का मतलब होता है दुकान, शॉप, ठीक है, जो अपने दुकान को अ फैंसी नेम ईच डे, हर दिन एक नया नया नाम देता रहता है उसको। जैसे लिखा है कॉलिंग इट बॉम्बे आइसक्रीम, कभी उसने नाम दे दिया बॉम्बे आइसक्रीम के नाम से, कभी उसने नाम दिया दिल्ली आमंड, या कभी उसने नाम दे दिया राजा डेलिशियसी। आमंड में से तुम्हें मतलब पता ही होगा, डेलिशियसी का मतलब होता है स्वाद, ठीक है। तो ये सभी क्या है, ये सभी उनके नाम, ठीक है, जो वो हर दिन चेंज करता रहता है। एंड सो ऑन एंड सो फॉर, मतलब होता है इसके जैसा ही और अधिक, ये एक फ्रेज है, ठीक है, इडियम बोल सकते हो। तो ये इसका मतलब क्या होता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ का मतलब होता है इसके जैसे ही और अधिक वो नाम देता रहता है हर दिन। एंड पीपल फ्लॉक टू हिम, फ्लॉक का मतलब होता है इकट्ठा होना, जो लोग होते हैं वो उसकी तरफ आके इकट्ठा होते हैं, उसे बादाम खरीदते हैं, तो यहाँ पे लिखा भी होगा देखो। एंड कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ हिज क्राउड डेली बिफोर हिज एस्ट्रोलॉजर टू। अच्छा, समझो ध्यान से, जब उसके बगल में वो अपना सामान बेच रहा है तो लोग क्या करते हैं, जो देखो बहुत अजीब दिखाई दे रहा है, बहुत ही आकर्षण दिखाई दे रहा है ना, बहुत ही आकर्षित दिखाई दे रहा है, तो लोग क्या करते हैं उसकी तरफ भी एक नजर डाल देते हैं कि आखिर भाई ये भी क्या कर रहा है। करना कुछ भी नहीं है, उनको खरीदना कुछ भी नहीं है, लेकिन आके बस पेड़ इकट्ठा करेंगे ताकि लोग उनको देखे कि आगे क्या है भाई, क्या सामान उसके पास है ना। जो हम तुम्हें पता ही होगा, जो हमारे यहाँ पे आते हैं दिखाने के लिए, कुछ शो अगर दिखाने के लिए आ गए, हम लोग क्या करते हैं वहां पे आके इकट्ठा होते हैं, क्या आके बंदे बस आके है क्या, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो लोग वहां पे इकट्ठा होते हैं उस बादाम वाले के पास, तो थोड़ा सा नजर इस एस्ट्रोलॉजर के पास भी वो लोग डाल देते हैं कि भाई आखिर तुम क्या बेच रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, ये लोग देखते हैं। डेलिट का मतलब ही वही होता है इकट्ठा होना। तो एस्ट्रोलॉजर, जो एस्ट्रोलॉजर था, ट्रांजैक्टेड, लेन देन करता है, हिज बिजनेस बाय द लाइट ऑफ अ फ्लेयर। एक देखना जो चीना बादाम बेचता है ना, वो क्या करता है, एक छोटा सा दिया लेके अपने घूमता रहता है, तो वो भी क्या किया हुआ था, अपने एक लाइट को लिया हुआ था, है ना, which crackled and smoked up above the groundnut। अच्छा, कीप का मतलब होता है ढेर, ठीक है, नियर बाय। अच्छा समझोगे, बोल क्या रहा है कि जो ढेर वहां पे बगल में बना हुआ है ना, जो खोल होता है ना नारियल का, उससे क्या बन चुका है, एक ढेर बन चुका है। सपोज यहाँ पे ऐसा, जैसे यहाँ पे मैंने मान लो बना दिया, ऐसे एक ढेर बना हुआ, ठीक है। इसी ढेर से क्या हो रहा है, एक लाइट निकल रहा है, मतलब चूंकि उसे तो अपना दिया जलाया हुआ था ना, तो उसी ढेर के, यहाँ पे रिपीट करेंगे थोड़ा सा लाइन को, समझोगे। द एस्ट्रोलॉजर ट्रांजैक्टेड, लेन देन करता है हिज बिजनेस, अपने व्यापार को, किससे, बाय द लाइट ऑफ अ फ्लेयर, जो उसने लाइट लिया हुआ था उसके प्रकाश से वो अपने बिजनेस को कर रहे हैं। विच क्रैकल, जिससे चिंगारी जो निकल रही है, एंड स्मोक्ड अप,
उसका जो स्मोक है, उसका जो धुआं है वो ऊपर की ओर बढ़ रहा है, इसके माध्यम से अबव द ग्राउंड नट हीप नियर बाय, जो उसके बगल में जो ढेर बना हुआ है उसके ऊपर से जो क्या बोलते हैं जो चिंगारी निकल रही है, वो चिंगारी कहाँ पड़ी, उसके ही जो उसने किया हुआ है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो उसने बिखेरा हुआ है उसके लाइट का से उसका जो भी काम है वो चल रहा है। ठीक है, हाफ द एन्चांटमेंट ऑफ द प्लेस वाज, जो आधा एन्चांटमेंट है मतलब जो आधा आकर्षण है, वाज ड्यू टू द फैक्ट, इस सच्चाई के कारण दैट इट डिड नॉट हैव द बेनिफिट ऑफ म्युनिसिपल लाइटिंग, मतलब वहां पे म्युनिसिपैलिटी की तरफ से कोई लाइटिंग मौजूद नहीं है, तो जो भी थोड़ा बहुत लाइट आ रहा है वो उस वो जो बादाम बेचने वाला है उसके लाइट से बाकी सब कुछ रोशनी हो रही है। ठीक है, ये तक रखते हैं, नेक्स्ट इसके बाद से फिर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलो। अच्छा, एक और बात, तुम्हें यहाँ पे कुछ एमसीक्यू दिया जा रहा है, समझोगे ध्यान से बस। इधर गया ये वाला, चलो सेकंड रुकोगे, चलो ये तुम्हारे थोड़ा सा ये भी है। ठीक है, जैसे तुम्हें एमसीक्यू दिया जा रहा है तो ध्यान दोगे इस बात पे। जो मेरे पास पहला एमसीक्यू कैसा है, ये इसी कारण से है कि तुम्हें जब एग्जाम में जब तुम्हें दिया जाएगा तो पूरा चैप्टर पढ़ने मत बैठ जाओ। ठीक है, ये तुमको दिया जा रहा ताकि तुम जब एग्जाम आए तुमको बस इसको पढ़ के चले जाना। ठीक है, तुम्हारा ये लिए तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल काम करेगा। ठीक है, तो बस ध्यान से रखना इस बात। तो मैंने क्या बोला पहले, द मैजिशियन ओपन हिज बैग एट मिडनाइट, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, कब खुलता है तो अपने मिडनाइट में खुलता है। उसमें क्या क्या था, तो उसमें 1 दर्जन ऑडिसेल था, फिर एक स्क्वायर पीस ऑफ क्लोथ था, एक अस्पष्ट मिस्टिक चार्ज था, एक नोटबुक था, एक बंडल ऑफ पमाइडा हेडिंग। ठीक है, इसको रिपीट कर दिया गया, रिपीट नहीं करना, समझोगे। उसके माथे पे क्या था, एक टीका था जो किसका बना हुआ था, वर्मिलियन का, मतलब सिंदूर का, और पवित्र राख। तो ये याद रखोगे बिल्कुल। वो किसका किसका तलाश कर रहा था, वो सर्चिंग फॉर हिज कस्टमर्स, ग्राहक का ढूंढ रहा, ग्राहक के लिए वो तलाश कर रहा था। लेकिन जो उसके क्लाइंट थे वो कैसे थे, बिल्कुल प्रॉफिटिक था, मतलब वो अपने भाग्य को उसकी तरफ देख रहे थे। प्रॉफिटिक मतलब क्या होता है, भाग्यशाली, एक भाग्य का किरण हो सकते हो। ठीक है, भाग्य की उम्मीद देख सकते हो चाहो। ठीक है, उसकी तरफ उसको देख रहे थे। साथ में इस अपीयरेंस, जो उसका दिखावा था, जो उसका वेशभूषा था वो कैसा था, टर्बन था उसके पास, मुस्ताच था, और उसके लुक को ये बढ़ा रहा था, एनहांस कर रहा था। दिस कलर स्कीम नेवर फेल, तुमसे पूछो क्या फेल कभी नहीं करता है, तो वहां पे लिखना कि जो कलर स्कीम वो कभी फेल नहीं करता है। पीपल उसकी तरफ कैसे आकर्षित हो रहे थे, लाइक अ बीज, जिस तरह से जो मधुमक्खियां फ्लावर की तरफ देख के वो आकर्षित होती है, लोग भी उसको देखकर आकर्षित हो रहे थे। सेट अंडर, कहाँ बैठा हुआ था, टैमरिंड ट्री के अंदर बैठा हुआ था। उसके पास से क्या गुजर रही थी, एक रोड गुजर रही थी जो कहाँ तक जा रही थी, टाउन हॉल पार्क तक जा रही थी। पीपल ऑफ डिफरेंट प्रोफेशन, वहां पे और कौन लोग मौजूद थे, व्यापारी थे, मेडिसिन सेलर थे, जो चुराए हुए जो सामान उसको वो बेचने वाले थे, और एक ऑक्शनियर भी मौजूद था। अ मैन सेलिंग ग्राउंडनट, अच्छा जो ग्राउंडनट बेच रहा था वहां पे लोग, ग्राउंड मतलब जो भाजा बादाम बेच रहा था, वो अपने आवाज से ये भाजा बादाम ले लो, ये ले लो, वो ले लो, साथ में he renamed his shop, वो अपने शॉप को बार बार रिनेम कर रहा था, किस रूप में, पहला बॉम्बे आइसक्रीम, दूसरा दिल्ली आमंड, तीसरा राजा डेलिसिसी, है ना, ये इस रूप में अपने नाम को वो देख रहा था। उसके बाद जो मैजिशियंस थे डिड नॉट हैव हिज ओन लाइटिंग, उनके पास अपना लाइटिंग नहीं था, वो उस बादाम वाले की लाइट से ही अपना काम चला रहे थे। ठीक है, उसके बाद समझोगे। He manages his lights, अच्छा, from gas lights, naked flare मतलब होता है जो दिया होता है उसको बोलते हैं, and old cycle lamps,
वो लोग अपने लाइफ को इस तरीके से देख रहे कि डिड नॉट व्हाट वुड हैपन नेक्स्ट, उसे पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, उसका भविष्य क्या होने वाला है, इसको फिलहाल बाद में देखा जाएगा। ठीक है, आज के लिए यही रहने देते हैं, एक बार देख लोगे, आई होप कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। पार्ट 2 जल्दी आएगा, ठीक है, तब तक वेट करोगे।